हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा और आज मैं आपके सामने नर्वनेस्ट समीकरण के उपयोग अनुप्रयोग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में आपने नर्वनेस्ट समीकरण के बारे में पढ़ा था और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं नर्वनेस्ट समीकरण के अनुप्रयोग। क्या क्या अनुप्रयोग है, ध्यान से सुनिए बेटा। आप किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल नर्वनेस्ट समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड अनुप्रयोग है कि नर्वनेस्ट समीकरण की सहायता से हम किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि Mn प्लस एक्वेटिक आयन है, वो Ne इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और M सॉलिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? M सॉलिड का। तो देखिए नर्वनेस्ट समीकरण क्या है? E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Kc। ये पढ़ के आया। ये नर्वनेस्ट इक्वेशन आप पढ़िए। अब चूंकि ये सेल है और हम बात कर रहे हैं अर्ध सेल की, क्योंकि ये समीकरण में अर्ध सेल है, एक ही रिएक्शन दिखा रहे हैं अब चेन की, तो ये अर्ध सेल है। तो आप इसको ऐसे लिखिए E Mn प्लस ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10। अब Kc क्या होता है आप जानते हैं? क्रियाकारक की सक्रिय द्रव्यमान बटा उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे M सॉलिड अपॉन Mn प्लस, ये कैसा है? एक्वेटिक। ये लिखेंगे बेटा। फिर आपको ध्यान ये रखना है कि जो गैस है या जो द्रव है या जो ठोस है उसकी सांद्रता को एक मानते हैं, उसकी सांद्रता को एक मानते हैं। तो M जो सॉलिड है उसकी सांद्रता को कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है। अब उसकी जगह 1 रख दें तो आपका E Mn प्लस ऑब्लिक M इक्वल्स टू E नॉट Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 1 अपॉन Mn प्लस एक्वेटिक। बोलिए बेटा, ये आ जाएगा। तो ये इस रिएक्शन के लिए, ये इस अभिक्रिया के लिए क्या हो गई? नर्वनेस्ट समीकरण हो गई। क्या हो गई? नर्वनेस्ट समीकरण। बोलिए, क्लियर हुई बच्चों? तो ये नर्वनेस्ट समीकरण मैंने आपको समझाया। अब मैं इससे आगे बात करता हूं। तो बच्चों अब मैं गैल्वेनिक सेल के लिए नर्वनेस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसकी बात करने जा रहा हूं। तो गैल्वेनिक सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, तो देखिए गैल्वेनिक सेल के लिए रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ के आए हैं। क्या होती है? Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल्स टू Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड। ये एक्वेटिक है, ये आपका एक्वेटिक है और ये सॉलिड है। ये लिखते हैं। नर्वनेस्ट इक्वेशन लिखना है तो आप देखिए नर्वनेस्ट इक्वेशन, तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? ये 2 त्याग रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए? 2 और log बेस 10। अब इसका Kc लिखना है। इधर उत्पाद आएगा, बटा में क्रियाकारक आएगा। तो देखिए Zn एक्वेटिक 2 प्लस इंटू Cu सॉलिड अपॉन Zn सॉलिड अपॉन Cu2 प्लस
एक्वेटिक। यही लिखेंगे बच्चों, ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी। इसके लिए केसी आपका ये आएगा, तो मैंने के से लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ाएं तो आपको पता है क्योंकि Cu सॉलिड ये बराबर Zn सॉलिड इसके बराबर है ए। जो ठोस होता है या गैस होता है उसकी कितनी मात्रा है सांद्रता ए। तो आप देखिए इसकी वैल्यू 1 रख के करिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। ऊपर क्या आएगा Zn2 प्लस एक्वेटिक अपॉन Cu2 प्लस एक्वेटिक, ये आएगा ना बेटा। तो गैल्वेनिक सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण आपका ये हो गया। गैल्वेनिक सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण आपका ये हो गया। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ नर्नेस्ट समीकरण? तो नर्नेस्ट इक्वेशन का एक और अनुप्रयोग है, और वो अनुप्रयोग क्या है कि हम नर्नेस्ट समीकरण से किसी सेल के लिए हम Kp और Kc की गणना भी कर सकते हैं, यानी साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना भी हम नर्नेस्ट समीकरण के द्वारा कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं Kc व Kp की गणना किससे कर रहे हैं? नर्नेस्ट समीकरण से। अब नर्नेस्ट समीकरण से Kp और Kc की गणना करें तो उसके लिए कोई एक समीकरण ले लो, और वो समीकरण आपका क्या है? देखिए a प्लस बी b इज इक्वल टू c प्लस d d। ठीक है, इसके लिए आपको पता है Kc क्या आएगा? c d d अपॉन a b की पावर b, ये आएगा ना बच्चों। ये कैसे लिख दिया। अब नर्नेस्ट समीकरण क्या है? नर्नेस्ट समीकरण ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 कैसे लिखते हैं? अब केसी की जगह मैं इसको लिख दूं, केसी की जगह इसको लिख देते हैं, तो आपका c d d अपॉन a b b, ये लिख दिया बच्चों। अब जैसे ही, अब आगे सुनना ध्यान से, जैसे ही ये समीकरण साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होती है, किसकी ओर? साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होती है, तो बेटा ई सेल ई नॉट सेल नहीं, ई सेल का मान 0 की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है। और जैसे ही साम्य अवस्था स्थापित होती है तो ई सेल का मान 0 हो जाता है। ई सेल का मान 0 हो जाता है। कैसे? तो अब आप क्या लिखेंगे? साम्य अवस्था, इस पर साम्य अवस्था पर आप क्या लिखेंगे? ई सेल इक्वल्स टू 0, ये लिखेंगे बच्चों, ई सेल इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? तो अब समीकरण क्या बचा? इसकी जगह 0 रख दूं, 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10। ये क्या है? केसी है ना, तो आप इसको डायरेक्ट वापस से केसी लिख सकता हूँ। केसी की वैल्यू ये रखी थी तो इसको वापस केसी लिख सकते हैं। तो अब ये समीकरण आ गया आपका ई सेल ई नॉट सेल इक्वल्स 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 केसी लिख सकता हूँ नहीं बच्चों? तो ये मैंने लिख दिया। अब आगे देखिए क्या करना है। आगे आपको लॉग बेस 10 केसी गणना किसकी करनी है? केपी और केसी की। तो केसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए लॉग बेस 10 केसी इक्वल्स टू लॉग बेस 10 केसी इक्वल्स टू n इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए n इंटू ई नॉट सेल अपॉन, इधर मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में क्या आएगा?
0.0591 ये आपका लॉग बेस 10 Kc आ गया। क्या आ गया? लॉग बेस 10 Kc। अगर हम इस इक्वेशन का, यदि हम इस समीकरण का एंटी लॉग ले लें, क्या ले लें? एंटी लॉग, तो किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? Kc की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। साम्यावस्था स्थिरांक Kc का मान प्राप्त हो जाएगा ना। बस आपके पास n की वैल्यू हो, E नॉट सेल की वैल्यू दी हो, तो आप आसानी से Kc का मान याद कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेना होगा। तो ये बेटा मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस की बात की, जो आपको समझ में आए। अब मैं आगे बात करता हूँ उससे। तो देखो बच्चों, अब मैं नर्नेस्ट इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल है pH 10 विलियन वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। pH 10 विलियन वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऐसा विलियन भरा हुआ है जिसका pH कितना है? 10। अब pH की जगह ये भी लिख सकते हैं। pH क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो H प्लस बराबर 10 की घात माइनस 10। pH अगर 10 है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या लिखते हैं? 10 की घात माइनस 10, क्योंकि यही तो मान pH होता है जो घातांक है। तो अपन लिखेंगे 10 की घात माइनस 10 क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब इसके लिए समीकरण बनाते हैं। H प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रहण करता है, तो हाफ H2 बना देता है। ठीक है। अब नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगा इसके लिए? E H प्लस ऑब्लिक H2, H प्लस से H2 बन रहा है, H प्लस ऑब्लिक H2 इक्वल टू, यानी बराबर E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल n log बेस 10 H2 गैस अपॉन H प्लस एक्वेटिक। आप ये लिख सकते हैं। ये हाफ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि आप हाफ को घातांक लगाने कोई जरूरत नहीं है। 2 लेके करते तो वहां पे वो आ जाता, तो आप यहाँ पे H2 रख सकते हैं। अब इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो आपको पता है कि जो गैस होता है, सॉलिड होता है, खाली लिक्विड है, तो उसको, उसकी सांद्रता को हम 1 मानते हैं। तो H2 गैस कितना हो गया? 1। तो EH प्लस ऑब्लिक H2 इक्वल्स टू E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस 0.0591 अपॉन n कितना होगा? एक ही तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे log आएगा, log बेस 10 एज इट इज है, इसको 1 रख रहे हैं, 1 अपॉन H प्लस एक्वेटिक। तो EH प्लस ऑब्लिक H2 इक्वल्स टू, आपको पता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 मानक कंडीशन में, मानक परिस्थिति में 0 होता है, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया है। माइनस 0.059 लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है? 10 की घात माइनस 10 लिख दिया। अब ये 10 की घात माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए EH प्लस ऑब्लिक H2 बराबर माइनस, ये माइनस का साइन है, 0 को हटा दिया, 0.0591 लॉग बेस 10, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 10 की घात 10 हो जाएगी पॉजिटिव। फिर EH प्लस ऑब्लिक H2 इक्वल्स टू माइनस 0.0591 इंटू, उसको कैसे लिखेंगे? 10 लॉग बेस 10 10 लॉग 10 ही लिखेंगे ना, वो लिख दिया मैंने। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो EH प्लस ऑब्लिक H2 इक्वल्स टू माइनस 0.0591 इंटू 10, तो आंसर कितना आएगा? माइनस 0.591 वोल्ट। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमने याद कर लिया। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आ सकता है। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। तो बेटा मेरा जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो है 298 केल्विन ताप पर सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। 2Fe3 प्लस एक्वेटिक प्लस 2I माइनस एक्वेटिक इक्वल्स टू 2Fe2 प्लस एक्वेटिक प्लस I2 गैस।
ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है 0.236 वोल्ट। आपको मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। और इसके साथ में एक चीज और जोड़ता हूं कि आपको साम्यावस्था स्थिरांक केसी की भी गणना करनी है। ठीक है। तो डेल जी नॉट बराबर मैंने आपको बताया था, डेल जी नॉट बराबर -NF ई नॉट सेल। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब चूंकि ये 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ? 2। तो n की वैल्यू 2, तो -2 इंटू फैराडे, एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500। तो 96500 गुणा 0.236, इसको हम सोल्व करते हैं तो डेल जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा की जो वैल्यू आती है वो -45.548 किलो जूल आ जाती है। इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये किलो जूल में 45.548 किलो जूल। अब मैंने कहा कि आपको अगर ये कहा जाए कि आप इसमें कैलकुलेट करिए साम्यावस्था स्थिरांक केसी, तो अभी आपने पढ़ा था log बेस 10 केसी बराबर होता है n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। तो log बेस 10 केसी इक्वल्स टू n की वैल्यू 2, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.236 अपॉन 0.0591। तो इसको आप सोल्व कर लें तो वैल्यू आएगी log बेस 10 केसी की। अब जो वैल्यू log बेस 10 केसी की आएगी बेटा, उसका एंटीलॉग लेना है और एंटीलॉग लेके केसी का जो मान है वो आ जाएगा 7.983। ये साम्यावस्था स्थिरांक केसी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैं जब फिजिकल क्लास लगेगी आपको एंटीलॉग और लॉग लेना सिखाऊंगा कैसे लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक के लास्ट में लॉग टेबल दी हुई है, एंटीलॉग टेबल भी दी हुई है, उसकी हेल्प करें मैथ्स के स्टूडेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर फिजिकल क्लास में मैं आपको एंटीलॉग लेना बताऊंगा। तो यहाँ पे log बेस 10 केसी की वैल्यू आएगी और उसका एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग लेने पर केसी बराबर 7.983 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये मेरा नर्नेस्ट इक्वेशन पे दूसरा न्यूमेरिकल था। अब मैं अगले टॉपिक की बात करता हूं। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो मेरा है बैटरियां। बैटरियां क्या होती है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है बैटरियां एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल है। बैटरियां एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल है। क्लियर? होता क्या है बेटा कि जब इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है गैल्वेनिक सेल में, तो वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेलों को गैल्वेनिक सेलों को परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है तो बैटरी का निर्माण हो जाता है। तो किसका निर्माण हो जाता है? बैटरी का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया? जब 2 या 2 से अधिक सेलों को परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा तो बैटरी का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब जो बैटरी है वो सेल की तुलना में ज्यादा वोल्ट की स्थिर विद्युत देगी, ज्यादा वोल्ट की विद्युत धारा देगी या नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करिए कि कोई हम बैटरी बनाते हैं तो उस बैटरी में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो बेटा पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि जो बैटरी आपने बनाई है वो स्थिर वोल्ट की विद्युत धारा दे। पहला क्या है? स्थिर वोल्ट की विद्युत धारा देनी चाहिए। स्थिर वोल्ट की विद्युत धारा देनी चाहिए। क्लियर? दूसरा, उसकी जो कार्य क्षमता है, उसकी कार्य क्षमता, बैटरी की जो कार्य क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। बैटरी की कार्य क्षमता कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तीसरा, जो आप बैटरी बना रहे हैं वो बैटरी बेटा हल्की होनी चाहिए, हल्की, और साइज में छोटी होनी चाहिए, साइज में छोटी होनी चाहिए। दूसरा, कम कीमत की होनी चाहिए, सस्ती भी तो होनी चाहिए, महंगे लेंगे तो फिर क्या हर कोई थोड़ी नहीं खरीद पाएगा। तो कीमत कम होनी चाहिए, कीमत कम होनी चाहिए।
अब हल्की और छोटे साइज के होने से फायदा क्या होगा कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम एक दूसरी जगह ले जा ला सकते हैं, तो उसमें हमें सुविधा रहेगी अगर वो हल्की है और कम साइज की है। ये चीजें आपको बैटरी खरीदते समय ध्यान रखनी है। सबसे जो मेन बात है वो पहली दो है, स्थिर वोल्ट की विद्युत धारा दे और कार्य क्षमता अधिक होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब बेटा मैं आपको जो बता रहा हूँ कि बैटरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक बैटरी, और दूसरी होती है द्वितीयक बैटरी। पहली है प्राथमिक बैटरी और दूसरी है द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी का मीन प्राइमरी बैटरी और सेकंड द्वितीयक का मीन सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज में बेटा जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, एक ही दिशा में होती है। जब रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट होती है यानी संपूर्ण क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाएगा, तो ये जो प्राथमिक बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? डिस्चार्ज। अब आप विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह करके प्राथमिक बैटरी को पुनः चार्ज नहीं कर सकते, तो वो आपकी कहलाती है प्राथमिक बैटरी। ठीक है, जैसे आपका ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल, वो आपकी प्राथमिक बैटरी। क्या है वो? प्राथमिक बैटरी। अब मैं बात करता हूं द्वितीयक बैटरी की। द्वितीयक बैटरी वो होती है बेटा जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मीन क्रियाकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाए, यही होता है ना। तो जब रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट होती है, संपूर्ण क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती हैं। लेकिन विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कराकर हम उत्पाद को वापस क्रियाकारक में बदल लेते हैं, उत्पाद को वापस क्रियाकारक में बदल लेते हैं और ये बैटरियां पुनः चार्ज हो जाती है, पुनः आवेशित हो जाती है। ठीक है, इसलिए इन बैटरी को हम द्वितीयक बैटरी कहते हैं। कौन सी? द्वितीयक बैटरी कहते हैं। और द्वितीयक बैटरी कौन सी होती है? जैसे आपने शीशा संचयक सेल, लेड स्टोरेज सेल जो होता है वो आपका कौन सा होता है? द्वितीयक बैटरी। निकल कैडमियम सेल जो मोबाइल की बैटरी होती है उसको हम पुनः चार्ज कर लेते हैं, तो वो भी किसमें आएगी? द्वितीयक बैटरी में। तो बेटा आज मैंने आपको बैटरी के बारे में पढ़ाया, कल मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूंगा और जो एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे उसके बाद ये आपका चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।